नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बालागढ़ के परसवाड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया जा रहा है दावा। कांग्रेस नेता ने परसवाड़ा विधायक पर साधा निशाना। कटंगी विधानसभा से केसर बिसेन ने पेश की दावेदारी। कांग्रेस की जीत को बताया सुनिश्चित, रोजगार को बताया पहली प्राथमिकता। रायपुर में सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने की पीसी वन अधिनियम को लेकर की चर्चा। अधिनियम में हुए संशोधन पर जताया विरोध। सीहोर में पत्रकार की संदिग्ध हालत में मौत। जिला पत्रकार संघ में नाराजगी। पत्रकार संघ ने सीएम को संबोधित, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरायपाली में हाथियों के दल से ग्रामीणों में दहशत। हाथियों का दल कर रहा किसानों का फसल बर्बाद। हाथियों के दल पर वन विभाग की नजर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, ईडी पहले 2168 करोड़ का हिसाब बताते, 200 करोड़ का चालान पेश हुआ। वहीं कहा कि रमन सिंह पहले यह बताए कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में 2007 में उसमें किसी की रिकवरी नहीं ली। हमारी सरकार में 1 करोड़ की रिकवरी की है। इसके साथ ही सीएम ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिनके पास कुछ नहीं है। फालतू के लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर जनता जवाब देगी। राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुक आउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखें पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल, खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट सुनिश्चित करने की होड़ में सभी पार्टी के दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में परसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार शेषराम राहंगडाले से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी का फैसला ही उनके लिए सर्वोपरि होगा। यदि पार्टी इस बार उन पर विश्वास दिखाते हुए परसवाड़ा से टिकट फाइनल करती है तो निश्चित ही वे अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनावी पारी में हिस्सा लेते हुए परसवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने वर्तमान परसवाड़ा विधायक और आयुष मंत्री नानो कावरे के विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की कड़ी निंदा करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा अगर मुझे टिकट दी जाती है तो निश्चित ही परसवाड़ा में जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि अब देख रहे हैं 18 साल का शासन हो गया। हमारे आयुष मंत्री सम्माननीय रामकिशोर कावरे जी हैं। आप देखिए भूमि पूजन के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बालाघाट नगर पालिका की बात करूं, जब नगर पालिका चुनाव थे तो ओवरब्रिज की सौगात के सिर्फ बैनर पोस्टर लगे थे। अता पता नहीं है आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने ओवरब्रिज का उद्घाटन कर चुके हैं, आपके उमा भारती जी ने कर चुके हैं, और भी यहाँ के जो स्थानीय मंत्रियों ने यहाँ तो कई बार टेप लेके, नाप लेके, सर्वे करके, गड्ढे खोद के कई नौकरी कर चुके हैं। तो आप भाजपा के 18-20 साल के शासन साल को मीडिया वाले देख ही रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में और होर्डिंगों में विकास समझते हैं। अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिल जाए तो निश्चित हमारे बालाघाट जिले में सबसे कमी उद्योग की है। पलायन बालाघाट जिले के लिए सर्वप्रथम अभी एक दुष्परिणाम कहो तो सही है। आज बालाघाट जिले से 2500 बसें जाती बाहर, जिसमें यहाँ का मजदूर जाता है।
तो अगर हम छोटे छोटे उद्योग के साथ अगर बड़े उद्योग की ध्यान दें तो निश्चित ही जब यहाँ रोजगार मिलने लगेगा तो कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाएगा। वहीं विधानसभा की चुनावी पारी में कांग्रेस की कंटंगी विधानसभा से प्रबल दावेदार केसरभाई बिस्वेन से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा यदि उन्हें टिकट मिलती है तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसी क्रम में उन्होंने जीत के बाद क्षेत्र में पलायन कर रहे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के स्रोत उपलब्ध कराने के साथ ही जातिगत समस्याओं के निवारण को ही अपनी पहली प्राथमिकता बताई। इस क्षेत्र का जब मैं दौरा करती हूँ, खैर आमजनों की तो बहुत सारी समस्या और आवश्यकता भी होती है, विकास के भी काम होने चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाँव की तरफ जाकर ध्यान दें तो रोडों की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात, जैसे हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो मेरा प्राथमिक उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ तो उद्योगों की भी स्थापना होनी चाहिए और मैं तो चाहूँगी कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और उद्योगों की स्थापना की जाए बेरोजगारों के लिए। हमारे यहाँ एक गुवारी समाज है जिसको एसटी में आना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। सबसे गरीब वर्ग की है, मजदूरी करती है, गाँव में सबसे उनका मुख्य है गाय चराना, किसानों के खेत में काम करना, अति पिछड़ी कहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है तो शासन की योजनाओं का भी उनको लाभ मिल पाएगा। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगोष्ठी 2023 में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे। बता दें कि ये विशेष संगोष्ठी मॉस्को की ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विभाग और आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा संयोजित की गई थी, जिसके पहले दिन महापौर ने इस आयोजन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मॉस्को के डिप्टी मेयर मक्सिम लिक्सुत्वो, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेर्गे चेयरमैन से भी मुलाकात की। जानकारी के अनुसार बताते कि महापौर भारत देश के एकमात्र मेयर है जो इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अवसर पर महापौर ने भी अपने विचार ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक के सुधारों के साथ कामों को इस पटल पर रखा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जिले में व्यापक स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में गुटकू में नववधु सम्मान और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एक साथ किया गया। इस दौरान नई वधुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर रंगोली और मेहंदी के माध्यम से 100% मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरी सेक्टर चिंगराजपारा में नववधुओं के समूह ने मिलकर 100% मतदान अभियान और मतदान से संबंधित सुंदर रंगोली बनाई। साथ ही कार्यक्रम में नववधुओं का सम्मान कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार लोकेश योगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज पत्रकारों ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग और घटना की निष्पक्षता से जांच को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सतीश राय को दिया। बता दें कि सीहोर में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मीडिया संघ से जुड़े शहर के 50 से अधिक पत्रकारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें लोकेश सोनू योगी नामक पत्रकार की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। पत्रकार का मृत शव रेलवे पटरी के पास पाया गया था। इसी घटना की जांच और सरकार द्वारा पत्रकार को आर्थिक सहायता की मांग की गई। आज सारे पत्रकार साथी उनके एक साथी की मृत्यु हो जाने के संबंध में उसके परिवार के लिए एक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में आए हैं। दोबारा ज्ञापन सौंपा गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है, उनको प्रेषित किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत दिनों हमारे पत्रकार साथी योगेश योगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, वो एक जांच का विषय है। आज मध्य प्रदेश मीडिया संघ के समस्त पत्रकार साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक ज्ञापन सौंपा है, उनके नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने उसमें ये मांग की है कि जो हमारे मृतक साथी हैं पत्रकार योगेश योगी, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रशासन से हमने ये मांग की है कि उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए। उनके पीछे उनके माता पिता और 2 बच्चों को वो छोड़कर गए हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके और उनका परिवार अच्छे से गुजर बसर कर सके। 1 सप्ताह तक हम इनका इंतज़ार करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है, अगर जिला प्रशासन और प्रदेश शासन की ओर से, तो अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की अगर अनुमति होगी तो हम सब मिलके कम से कम 1-2 दिन का धरना तो दे ही देंगे, ताकि
शिवराज सिंह जी को भी तो एहसास हो जाए कि हाँ, हमारे ज़िले के अंदर भी हम सारी जितनी भी जो सहयोग की बात करते हैं जनता के साथ में, एक गरीब पत्रकार के साथ में हमने क्या किया। सरायपाली वन क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से 25 हाथियों का दल घूम रहा है। इतनी भारी संख्या में हाथियों के आने से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। सरायपाली के ग्राम पोटापारा, आवला चक्का, लोहरिन डिपा और बसना वन सीमा क्षेत्र के कुछ गांवों में 25 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें 2 नर हाथी, 14 मादा हाथी और 9 शावक हाथी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से हाथियों का दल सारंगढ़ के अभ्यारण्य को होकर सरायपाली और बसना वन सीमा क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और हाथियों ने किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनका आकलन किया जा रहा है। अभी तक किसी जनहानि या किसी के मकानों को हाथियों के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वन विभाग की पूरी टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। हाथी का दल वन परिक्षेत्र सरायपाली और बसना के बॉर्डर और सारंगढ़ गोमडा अभ्यारण्य के आसपास विगत 3 दिनों से विचरण कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीणों को सचेत हमारे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिन रात गश्ती लगा कर किया जा रहा है। अभी तक के हाथियों द्वारा किसी प्रकार का कोई जनहानि, पशु हानि, अन्य प्रकार का कोई भी हानि का प्रकरण नहीं हुआ है। लगातार निगरानी रखा जा रहा है। हाथियों का दल में से 2 नाग दंतैल हाथी नर है, 14 नाग मादा है, लगभग 9 शावक बताए जा रहे हैं। ये हाथी जो है लगातार गोमड्डा में घूम रहा है। अभी इसके पहले 8 दिन पहले और आया था, फिर वापस चली गई थी और फिर वापस आया है और जंगल के किनारे में रात को उतर जाती है और फसल को नुकसान करके ऊपर चला जाता है। सर, सरायपाली क्षेत्र के आंवला चक्का, डिपापारा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं ये लोग और लोग डरे हुए हैं, फसलों को नुकसान हुआ है। हमारी टीम जो है लगातार सर्चिंग कर रहा है, उन पर नज़र बनाए हुए हैं। हुआ है उसका अभी आकलन कर रहे हैं, उसका जो भी प्रतिवेदन तैयार करके मतलब भेजेंगे। कितने हाथियों का दल है सर ये, और क्या लगता है कि हिंसक हैं, क्या है ये? इसमें छोटे बच्चे हैं हाथियों में, छोटे बच्चों का ग्रुप है, इसलिए हिंसक नहीं है। वो अपने आते हैं और अपना खाना खाकर वापस चले जाते हैं। नारायणपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश अनुसार स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोटे डोंगर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्भीक और निष्पक्ष होकर 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अपने परिजनों को मतदान देने के लिए जागरूक करने को कहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला से स्वीप लिखकर सभी को मतदान जागरूकता का संदेश दिया। किसान सेवा सप्ताह अभियान के तहत डोंगरगांव जिला सहकारी बैंक में जिला अध्यक्ष नवाज के मार्गदर्शन में किसान दूसरी किस्त आहरण के लिए बैंक पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता महेंद्र वैष्णव और रोहित सोनकर ने तिलक लगाकर किसानों का सम्मान किया। किसानों का हालचाल पूछा, साथ ही किसानों की छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण किया। विदित हो कि बैंक पहुंचकर किसानों का सम्मान और चाय पानी की व्यवस्था। राजनांदगांव जिले में नवाज भाई के इस सेवा सप्ताह अभियान को अब पूरे प्रदेश में लागू किया गया, जिससे बैंक पहुंचे किसानों में इस सेवा सप्ताह अभियान के प्रति सकारात्मक रुख देखने को मिला। कबीरधाम जिले में नए हाईटेक बस स्टैंड में गंदगी के चलते यात्रियों को काफ़ी मुसीबत सहनी पड़ती है। वहीं जिले से कुछ दूरी पर बने हुए बस स्टैंड में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसको लेकर नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया है। साथ ही बस स्टैंड पर अगर यात्रियों की सुविधाओं की बात करें तो यात्रियों को सिर्फ परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसको देखकर नगरपालिका की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार की सुबह धमतरी शहर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड वार्ड के अंदर भालू आने से वार्डवासियों में काफ़ी दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि यह भालू 2-3 दिन से शहर के आसपास की घूम रहा है, जहां वह अचानक शहर के अंदर प्रवेश कर गया। वहीं वन विभाग को इस बात की सूचना मिलते ही डीएफओ शमा फारूकी सहित फॉरेस्ट विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू पर लगभग
8 घंटों तक नजरें गड़ाए रखी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद भालू को पिंजरे में कैद किया गया। जाम खाया, जाम का पेड़ है हमारे यहाँ। उसके बाद जिस तरह से इंसान भगता है जानवर को देख के, उसी तरह से जानवर ही भगता है। अब वो देखा भीड़ भाड़ बढ़ गया है तो हमारे बाजू में सिंधी का बाउंड्री वाल है, उसमें जाके बैठ गया है। सुबह कितने बजे दिखा आपको? ये 6:15-20 के आसपास मैं नमाज़ पढ़ के निकला और देखा आवाज़ आने लगा, लोगों का देखा तो भीड़ था और भालू था, तो फिर उस अंदर बैठ गया भालू। और फिर मौके वारदात पे डिपार्टमेंट आ गए, बीडीओ साहब, रेंजर साहब। कितने देर में आया वन विभाग वाले? कितने बजे ये पहुंचे? कोई फास्ट टाइम लोग जैसे फ़ोन गया आधा घंटे के अंदर पहुंच गया स्पॉट पे, मौका वारदात पे। उन्होंने इंस्पेक्शन किया और बोले नहीं है कि नहीं है कंफर्म नहीं हो रहा था। मैं बोला बांस लाओ, बांस से उसको घास को। नमाज के बाद जो सुबह नमाज होता है उसके बाद मैं अक्सर बालकनी में रहता हूँ, खड़े रहता हूँ। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के आसपास बालकनी में ही बैठे रहता हूँ। तो उस टाइम मैंने देखा कि भालू आ रहा है घर के। आपके घर के सामने से ही आए? हाँ, सामने से ही गया। यहाँ पर से पहले उधर गया, फिर उधर से पीछे से उसके 5-6 लोग आ रहे थे। 5-6 लोग आ रहे थे तो उन लोग के चक्कर में फिर वो डर के इधर उधर भाग रहा था। फिर वो 2-3 जगह जाने के बाद फिर उधर भागा घर में। फिर आप लोगों ने फिर सूचित किया होगा फॉरेस्ट को? नहीं, उनके साथ एक जन थे फॉरेस्ट के। अच्छा, उन्होंने सूचित किया, वो साथ नहीं आ रहे थे। अच्छा, उनको पता चल गया था पहले? हाँ, उनको पता था। तो अभी क्या यानी भालू पकड़ा गया है कि अभी टीम आके अभी लगी हुई है? टीम अभी लगी हुई है पकड़ने में उनको। मतलब समा फारूकी के निर्देशानुसार और एसडीओ साहब और यहाँ की रेंज अफसर मैडम है, उनके निर्देशन और नेतृत्व में हम लोगों ने सारे हमारे वन मामला और हमारे सहयोगी रहे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जिसके साथ हमने यहाँ पर शहर के अंदर भालू वहाँ पर फंसा हुआ था, उसका रेस्क्यू किए। और रायपुर से हमारी टीम आई थी, उनके द्वारा भी बेहतरीन कार्य किया गया। उनके माध्यम से ही भालू को जो है बेहोश किया गया। तत्पश्चात जो है हमारी टीम जो है जाकर उनको रेस्क्यू करने में सफल रहे। एक बहुत चिंता का विषय है। इस तरह से आप समझ लीजिए इंसान तो यहाँ सुरक्षित नहीं है, भालू भी जंगलों में सुरक्षित नहीं है। लबरा के भालू का आगमन कल से धमतरी में हो चुका है। प्रशासन मौन है, प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं है, प्रशासन के पास कोई संसाधन नहीं है। वन विभाग की यहाँ टीम आई है, इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है कि भालू को पकड़ सके या उसको बेहोश किया जा सके। ऐसे स्थिति में कौन सुरक्षित है? शहर के मध्य भाग में घुसना बहुत बड़ी चिंता की बात है। कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल की सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है। खबर रायपुर से, जहां सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास मंच ने वन अधिनियम 80 और 2006 में किए गए संशोधन पर अपना कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। आदिवासी वर्ग 2022 को लाए गए नए अधिनियम पर विश्वास नहीं जता रहे हैं और इसका व्यापक विरोध भी 4 अगस्त के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा। बता दें कि सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन करके समस्त व्यक्तिगत जमीन पर खड़े पेड़ या वृक्षारोपण को वन अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है। केंद्रीय वन अधिनियम 2022 के परिपालन में 2023 4 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें केंद्रीय वन अधिनियम 2006 का खुला उल्लंघन है, जिसमें वन क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय, वहाँ की रहने वाली संस्था, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उनके अधिकार का हनन किया गया है। कोई भी बड़े उद्योग, कोई भी बड़े प्लांट्स, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाने से पहले, सर्वे करने से पहले वहाँ के ग्राम सभा की अनुमति और सहमति आवश्यक है। खबर रायगढ़ से, जहां पिछले 1 महीने से शहीद नंद कुमार पटेल किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक और अन्य स्टाफ अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जहां गांधी प्रतिमा से विभिन्न चौक चौराहे होते हुए पदयात्रा निकाली गई और विधायक प्रकाश नायक के निवास जाकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान कॉलेज कर्मचारियों के साथ
विधायक भी नोकझोंक की। 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे 16 माह का बकाया वेतन, हमारे बच्चों की लैब, इस संस्था का स्थायी समाधान और हमारे 7वां वेतनमान, बच्चों की फीस शासकीय के अनुरूप हो, उनकी सुविधाएं शासकीय के अनुरूप हो। ऐसी 5 मांगों को लेकर हम गत 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज आप लोग विधायक जी के पास आए, क्या मांग? जी, विधायक जी के पास हड़ताल के पहले भी आए थे और हड़ताल के पहले दिन उन्होंने हमारे हड़ताल स्थल पर आकर हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। आज 1 माह पूरे हो गए हैं और अभी तक कोई भी सुध नहीं, ना तो कोई सुध ली गई है, ना तो कोई कार्रवाई की गई। विधायक क्या बोले? अभी तक हमने पूर्व सूचना दे दी थी कि हमारी पद यात्रा निकलेगी गांधी प्रतिमा के पास से विधायक महोदय के तरफ। शांतिपूर्ण पद यात्रा के बाद अभी जब हम विधायक कार्यालय पहुंचे हैं, निश्चित टाइम जो किया गया था अभी वो नहीं है, वो आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिली, तो हम उनका इंतजार। आगे क्या करेंगे आपको? देखिए, आज तो हमारे संचालक मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री, हमारे संचालक मंडल के सदस्य होते हैं विधायक, कलेक्टर रायगढ़। हमारी 5 मांगे हैं। सबसे पहले तो हम स्थायी समाधान चाहते हैं। हमको 16 महीने से वेतन नहीं मिला है, सभी लोग ध्यान दें। और वेतन नहीं मिलता यदि इंसान को, तो वो कैसे जीवन यापन करेगा। एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 4 लोग हैं उसके घर में जो उस पर आश्रित हैं, तो क्यों संवेदनाहीन हो गया है शासन प्रशासन, ये समझ से परे है। आगे आप लोगों की किस तरह रणनीति रहेगी? हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और यही निरंतरता हमारी सभी में रहेगी। हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति और सबके लिए शक्ति मांगते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, हमें ईश्वर शक्ति प्रदान करे और हम इसी तरह इसी राह पर शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को जारी रखें। आज विधायक के पास आया था, विधायक भी मिले थे? अभी तक तो नहीं मिले हैं, वो कहीं दौरे पर हैं। हम इंतज़ार करेंगे और उनसे मिलकर अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे, उसके बाद ही हम वापस जाएंगे। आईटी के लोग, हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो लगातार KIT में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन KIT अर्थशास्त्रीय संस्था है और बच्चों की संख्या कम हो गई है, उनका वेतन उनको मिल नहीं पा रहा है, 16 महीने का वेतन उनको अपर्याप्त है और वो लगातार बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और हर वर्ष हम लोग DMF से उनको तनख्वाह दिलाते थे, इस वर्ष DMF से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि KIT के हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनका हमारी जो भृत्य हैं उनका वेतन मिलना चाहिए। खबर उज्जैन से है, जहां लीज रेंट में बदलाव किए जाने से नाराज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। व्यापारियों ने धरना देकर मंडी अधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां मंडी प्रशासन द्वारा लीज रेंट में बदलाव कर नई नीति लागू कर दी गई, जिसका व्यापारी द्वारा विरोध किया जा रहा है। मंडी में लीज रेंट जो प्रशासन ने कैंसिल कर दिया और लीज डीड व्यापारियों की चेंज की है, इसलिए इस संबंध में व्यापारियों ने हड़ताल की है और जब तक मंडी में इस चीज़ का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम हड़ताल रखेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी भी यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा और कोई चेंज नहीं की जाएगी। उसके बाद भी इन्होंने चेंज किया है लीज डीड में और व्यापारी काफ़ी हाथ हैं, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं जो यहाँ पर बेसहारा हो गई है। इस संबंध में हम हड़ताल कर रहे हैं। नीलामी बंद है, नीलामी आज से बंद है। जब तक इस चीज़ का निराकरण नहीं होगा तब तक हम नीलाम कार्य बंद रखेंगे। पंकजपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देश अनुसार स्वीप सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 3000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिहान योजना से जुड़े हुए महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितनानियों ने स्वीप सहेली कार्यक्रम अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और रात 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में शासकीय वीर कैन सिंह महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें निष्पक्ष और प्रलोभन रहित मतदान करने का संदेश दिया। द्वितीय संक्षिप्त पुरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित तिथि है 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, जिसके संबंध में लोगों के नाम जोड़ने, काटने, संशोधन करने संबंधी प्रक्रिया है, उसी के तहत आज
यहाँ पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह, महिला बाल विकास एवं कॉलेज के हमारे माता और बहनों के द्वारा इसमें जागरूकता के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए गए, शपथ भी लिया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने नाम जुड़वाने और मतदान में किस तरह से सहभागिता निभाएंगे, इसके बारे में प्रदर्शन किया गया। और उन्हीं आशा के साथ उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि जिनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वो जुड़वाएं और मताधिकार में अपना मत का उपयोग करें। सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। घोषणा के बाद से ही इन नामों का विरोध शुरू हो गया। प्रतापपुर विधानसभा से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया, कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सूरजपुर जिले के नहीं, भले उन्होंने अपना घर यहां बना रखा है, इनको हम जानते तक नहीं, उनके लिए हम कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। एक महिला को उम्मीदवार बनाकर कार्यकर्ताओं को दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ से और भी उम्मीदवार हैं, पार्टी को उनकी उम्मीदवार बनाना चाहिए था। कार्यकर्ताओं लगातार प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।